हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ उस टॉपिक का नाम है नेफ्रोलिथियासिस मीन्स स्टोन इन किडनी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये नेफ्रोलिथियासिस क्यों होता है, क्या होता है? तो किडनी स्टोन डिजीज जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पहले यूरेमिक एसिड के बारे में जानते हैं। दो मेन रिस्क फैक्टर होता है यूरेमिक एसिड स्टोन का, ठीक है। कौन कौन सा? जब यूरिन का पीएच घटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है, या यूरिक एसिड एक्सक्रीशन मतलब ज़्यादा निकलेगा हमारे यूरिन में, तो यूरिक एसिड के चांसेस हैं, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे यूरिन में अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? यूरिक एसिड स्टोन होगा। मेन स्टेप प्रिवेंशन का क्या होता है? इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो हम पीएच क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो ये यूरिन का पीएच बढ़ा देंगे, जिसके कारण क्या होगा? यूरिक एसिड सही हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट तो ओवर काउंटर क्या है? तो किडनी ट्रांसप्लांट। अगर ये रीनल फेलुअर का रूप ले लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? किडनी ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेफ्रोलिथियासिस में। नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है? नेफ्रो मतलब कि किडनी का जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट होता है, लिथियासिस मतलब स्टोन का फॉर्मेशन। तो किडनी स्टोन डिजीज में होता है। तो किडनी कैसे बनता है? तो कोई भी ऐसा फैक्टर जिसके कारण क्या हो? क्रिस्टलाइजेशन हो, कहाँ? अपर यूरिनरी ट्रैक में, और उसके बाद वो मूव करे यूरेटर में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। और कभी कभी इसके कारण जब ये मूव कर जाता है यूरेटर में तो रीनल कोलिक का फॉर्मेशन करता है। अब टाइप ऑफ किडनी स्टोन, तो बहुत सारे किडनी स्टोन होते हैं। उसमें से जो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है वो मोस्ट कॉमन है, अप्रॉक्स 75%, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यूरिक एसिड होता है, सिस्टीन स्टोन होता है। स्टोन जो होता है ना, कुछ मेडिसिन के कारण भी होता है। कौन कौन सा? एसाइक्लोविर, इंडिनाविल और ट्राइएम्टेरिन। इसके कारण क्या होता है? ये स्टोन का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सा? एसाइक्लोविर, इंडिनाविर और ट्राइएम्टेरिन, ठीक है। अब इसका एपिडेमियोलॉजी क्या होगा? तो ये हमारे लाइफ स्टाइल हैबिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या? एज, सेक्स, रेस। ये पीक कब होता है? 40 ईयर्स ओल्ड में। रेस वाइट मैन को ज़्यादा होता है, और जब हम 70 ईयर्स से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये इसके रेट क्या हो जाते हैं? कमने लगते हैं। मतलब ये जो मिड एज में ज़्यादा होता है। अब लिथोजेनिक कंपोजिशन ऑफ यूरिन कैसे कैलकुलेट होगा? तो सुपर सैचुरेशन से। अब सुपर सैचुरेशन क्या होता है? द पॉइंट एट विच कंसंट्रेशन प्रोडक्ट एक्सीड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अगर कंसंट्रेशन पॉइंट प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एसोसिएटेड मेडिसिन कंडीशन, इसके कारण सिस्टेमेटिक डिसऑर्डर भी होता है। तो क्यों होता है? तो क्या होगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या हो जाएगा? मेल ऑब्जर्प्शन होने लगेगा। एग्जाम्पल में क्रोन डिजीज, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, या प्राइमरी हाइपरपाराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस 2 के कारण भी होता है। और एसिडोसिस तो यूरिन है ही, पीएच से रिलेटेड है, पीएच कम होता है तो, ठीक है। तो पास्ट हिस्ट्री क्या क्या हो सकते हैं? पास्ट हिस्ट्री में हाइपरटेंशन, गॉट, कोलिलिथियासिस, बोन मैरो डेंसिटी का कमना, और क्रोनिक किडनी डिजीज के कारण भी ये नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है, ठीक है। चलिए अब एक टर्म आया क्या? मेडुलरी स्पॉन्जी किडनी। ये इसमें क्या होता है? हैज मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज। इसमें क्या होगा? मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज होते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्या हो जाता है? हाई हो जाता है यूरिन में। अगर कैल्शियम यूरिन में हाई होगा इसका मतलब कि सिट्रेट यूरिन में कम होगा। तो याद करने का तरीका सी दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। कैल्शियम अगर यूरिन में हाई होगा तो सिट्रेट कम होगा, अगर सिट्रेट कम हाई होगा तो कैल्शियम कम होगा। तो मेडुलरी स्पॉन्जी किडनी में कैल्शियम क्या होता है? हाई होता है, जिसके कारण सिट्रेट क्या होता है? कम होता है। अगर कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा मात्रा में पाया जाने लगा, इसका मतलब क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सिट्रेट ज़्यादा पाया जाने लगा, इसका मतलब वो नॉर्मल है, क्योंकि कैल्शियम कम होता है तो बीमारी होती है, स्टोन का फॉर्मेशन होता है ब्लड में, और यूरिन में ज़्यादा रहेगा तो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं?
कि नेफ्रोलिथियासिस डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट अपर ट्रैक इन्फेक्शन। जो नेफ्रोलिथियासिस है डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, ये क्या करता है ना कि यूरेटर ये समय क्या हो जाता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन करता है जिसके कारण पस बनाता है। उस पस के कारण ये क्या करता है, अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है पैथोजिनेसिस। तो पैथोजिनेसिस तो वही है क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो मोस्ट क्लिनिकल इनहिबिटर कौन सा है, तो यूरिन सिट्रेट। जब हमारे यूरिन में क्या होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है तो हमारे ये ब्लड में सिट्रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब हमारे यूरिन में सिट्रेट ज़्यादा होगा तो ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा। हाइपोथेसिस क्या है, एक है कि अगर क्या है कि कैल्शियम फॉस्फेट के ऊपर अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट ग्रो कर रहा है तो उसको एक नाम दिया गया है, एक टर्म दिया गया है, उसको कहते हैं रैंडिल प्लेक्यू। क्या, रैंडिल प्लेक्यू। अब रिस्क फैक्टर क्या है, तो ऊपर जैसे कि बताया डाइट। ठीक है, अब डाइटरी रिस्क फैक्टर में क्या होगा, प्रोटीन, ऑक्जेलेट, सोडियम, सुक्रोज, फ्रुक्टोज। अगर ये ज़्यादा रहा तो अगर हमारे डाइट में प्रोटीन, ऑक्जेलेट, सोडियम, सुक्रेज और फ्रुक्टोज ये अगर ज़्यादा रहा तो नेफ्रोलिथियासिस का रिस्क फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कैल्शियम, पोटेशियम और फाइटेट अगर कम ज़्यादा रहा तो रिस्क फैक्टर नेफ्रोलिथियासिस का कम हो जाएगा। ज़्यादा कौन करता है नेफ्रोलिथियासिस को, तो एनिमल प्रोटीन, ऑक्जेलेट, सोडियम, सुक्रोज और फ्रुक्टोज। कम कौन करता है, कौन सा रिस्क फैक्टर है को कम करता है, तो कैल्शियम, फॉस्फेट और फाइटेट। अब कैल्शियम कैसे ये कम करता है ये देखते हैं। जब हम डाइट के रूप में, खाना के रूप में कैल्शियम को लेते हैं तो वो स्टोन फॉर्मेशन को कम कर देता है, ये याद रखिए। ठीक है, मतलब कि हम ज़्यादा अगर कैल्शियम लेंगे डाइट वाला तो क्या होगा, हमारा यूरिन ऑक्जेलेट कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऑब्जर्व करने लगता है कैल्शियम को। ठीक है, देखिए लिखा हुआ रिडक्शन इन रिस्क एसोसिएटेड विथ हायर कैल्शियम इनटेक मे बी ड्यू टू रिडक्शन इन इंटेस्टाइनल ऑब्जर्प्शन ऑफ डाइटरी ऑक्जेलेट। मतलब हम जैसे कैल्शियम हमारे डाइट में ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा कैल्शियम लेंगे तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, कम ऑब्जर्व करेगा किसको, डाइटरी ऑक्जेलेट को, जिसके कारण जो यूरिन ऑक्जेलेट मतलब यूरिन में जो ऑक्जेलेट जाता है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, स्टोन का फॉर्मेशन कम होगा। लो कैल्शियम इनटेक इज कंट्राडिक्टेड एज इफ इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टोन फॉर्मेशन। ये भी वही कह रहा है कि अगर स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क ज़्यादा है तो लो कैल्शियम इनटेक नहीं करो, ज़्यादा कैल्शियम इनटेक करो, लेकिन वो डाइट के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में नहीं। अगर सप्लीमेंट में कर रहे हो तो नॉर्मल अमाउंट में करो जितना ज़रूरत है, अगर ज़्यादा करोगे तो वो स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ा देता है। ये वाला मेरे लिए बहुत कन्फ्यूजिंग था, मैं सोचती थी कि कैल्शियम तो ले रहे हैं डाइट में, तो फिर कैल्शियम पहले कह रहा है कि वो घटा रहा है, फिर कह रहा है कि कैल्शियम लेने पे बढ़ा रहा है। तो वो देखेंगे जो डाइट में जो कैल्शियम लेते हैं वो कैल्शियम क्या होता है, अवेलेबल होता है हमारे शरीर के लिए। लेकिन जो पार्टिकुलर सप्लीमेंट लेते हैं तो अगर जितना घट रहा है उतना लिए तो सही है, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा लिए तो ये खुद ही एक स्टोन फॉर्मेशन करता है, क्योंकि कैल्शियम भी स्टोन का फॉर्मेशन करता है अगर एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो। इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं। ठीक है, अब क्या आ रहा है, ऑक्जेलेट। ठीक है, तो ऑक्जेलेट में क्या कह रहा है कि लो रिस्क फैक्टर फॉर स्टोन फॉर्मेशन। ये स्टोन फॉर्मेशन के लिए रिस्क फैक्टर लो है इसका, लेकिन ये मोस्ट कॉमन होता है स्टोन फॉर्मेशन का। ठीक है, अब अदर क्या है, जैसे कि पहले पढ़ा था कि प्रोटीन, सुक्रोज, फ्रुक्टोज ये सब लेते हैं तो क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो वही कह रहा है जब एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेंगे उसके कारण क्या होगा, कैल्शियम और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, तो हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे, कैल्शियम कम हो जाएंगे, जिससे स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो कैल्शियम कम हो जाएगा तो सिट्रेट का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाता है, का रिस्क बढ़ जाता है। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं।
सोडियम और सुक्रोज इंटेक अगर ज़्यादा हो गया तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण रिस्क ऑफ स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। अगर पोटेशियम लेंगे तो ये क्या था, ये डिक्रीज करता है, तो एक्सक्रीशन, कैल्शियम के एक्सक्रीशन को पोटेशियम इंटेक क्या करता है, घटा देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क कम हो जाता है। अब देखिए, दो सप्लीमेंट है, जब भी किडनी स्टोन हो तो विटामिन सी नहीं देना चाहिए, वो बढ़ा देता है रिस्क फैक्टर को, लेकिन विटामिन B6 घटा देता है। मतलब कि जब ये नेफ्रोलिथियासिस हो तो विटामिन सी कभी भी नहीं देना चाहिए और ना विटामिन सी रिलेटेड ये डाइट खाना चाहिए, लेकिन विटामिन B6 देना चाहिए, ठीक है, बेनिफिशियल होता है। अब क्या कह रहा है कि फ्लूइड एंड बेवरेज, देखिए इसमें क्या है ना कि जब किडनी स्टोन हो या ऐसे भी हमें पानी बहुत पीना चाहिए। पानी पीने से मैक्सिमम बीमारियां कम हो जाती हैं। तो अगर आप पानी ज़्यादा पीजिएगा तो स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाएगा। अगर आपका यूरिन ज़्यादा, अगर पानी पीजिएगा तभी तो यूरिन आपको ज़्यादा होगा। अगर यूरिन ज़्यादा हो गया इसका मतलब कि आपका स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क कम कर देता है। वही कह रहा है स्टोन फॉर्मेशन इंक्रीजेज इफ़ यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज। अगर यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो कैल्शियम फॉर्मेशन का रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और वो डबल्स हो जाते हैं। ऐसे ये डायरेक्टली नहीं, डबल 2 टाइम ज़्यादा हो जाता है रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो उसमें शुगर नहीं लेनी चाहिए। कॉफ़ी, टी, बियर, वाइन, ये सब क्या करता है, रिस्क फैक्टर को घटा देता है, ठीक है। नॉन डाइटरी रिस्क फैक्टर क्या है, तो एज, रेस, बॉडी साइज और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो मिडिल एज में होता है 40 ईयर्स एज में बताया था ना, वो ज़्यादा होता है, वाइट रेस के साथ ज़्यादा होता है। 70 ईयर्स के बाद ये घटने लगते हैं। यूरिनरी रिस्क फैक्टर, अगर वॉल्यूम कम रहेगा यूरिन वॉल्यूम तो स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया। कैल्शियम, अगर एक्सक्रीशन ज़्यादा हुआ तो स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। अगर कैल्शियम इंटेक डाइट में ज़्यादा कर दिए तो वो कैल्शियम फॉर्मेशन को स्टोन फॉर्मेशन को कम कर देगा। ये सब तो नॉर्मल पहले से ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 तरह का मोनोजेनिक डिसऑर्डर होता है, 2 मोस्ट कॉमन। एक होता है प्राइमरी हाइपर ऑक्जेल्यूरिया और दूसरा सिस्टीन्यूरिया। ये दोनों क्या होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक किसके कारण होता है, तो ऑक्जेलेट ज़्यादा हो जाने के कारण होता है, कौन, हाइपर ऑक्जेल्यूरिया। और सिस्टीन्यूरिया किसके कारण होता है, तो सिस्टीन ज़्यादा हो जाने के कारण होता है, ठीक है। तो ऑक्जेल्यूरिया ज़्यादा हो गया तो रीनल फेलियर के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन सिस्टीन्यूरिया ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, तो ये GFR को घटा देगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं, देखते हैं कुछ और कि ये क्या है, रीनल कोलिक। बताया था ना कि जब ये स्टोन कहाँ चला जाता है, एक यूरेटर में आ जाता है तो रीनल कोलिक का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण क्या होता है, यूनिलेटरल प्लैंक पेन। अब क्या इसका कह रहा है, ये और भी है कि ये बता रहा है कि कैसे क्या होता है। एक और चीज़ क्या कह रहा है कि अगर यूरिन एसिड स्टोन का फॉर्मेशन क्या होता है, बढ़ जाता है जब हम पीएच से रिलेशन लाते हैं। जब पीएच हमारा 5.5 के बराबर या उससे कम हो तो कौन सा स्टोन का फॉर्मेशन होता है, यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर 6.5 से ज़्यादा या इक्वल हो तो कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन का फॉर्मेशन होता है। और जो ये सिस्टीन होता है ना, वो क्या होता है, मोर सोल्यूबल होता है हायर यूरिन पीएच पे। लेकिन जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है उसको पीएच से कोई लेना देना नहीं है। पीएच ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन में, ठीक है। लेकिन अगर पीएच 5.5 से कम हो जाए तो यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन होता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन फॉर्मेशन होता है। लेकिन और सिस्टीन क्या होता है, सॉल्यूबल होता है हायर पीएच में। लेकिन ऑक्जेलेट का यूरिन पीएच से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या बताए थे, रीनल कोलिक में यूनिलेटरल प्लैंक पेन होता है जब स्टोन मूव कर देता है यूरेटर में। पेन क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब एलिवेटिंग फैक्टर आएगा तो और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। मतलब कि ये किसके साथ होता है, तो ये यूनिलेटरल प्लैंक पेन होता है, मतलब कि एक तरफ प्लैंक पेन होता है और नोजिया और वोमिटिंग के साथ। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमें यूरिया में जो ब्लड आते हैं वो आते इसमें दर्द नहीं करता है, पेनलेस हेमेटूरिया होता है, ठीक है। अब कुछ क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या है
कि देखिए जब ये एस्टोन क्या है, जब कहाँ चला जाता है, राइट यूरेथ्रल पेल्विक जंक्शन में चला जाए। देखिए राइट यूरेथ्रल पेल्विक जंक्शन में चला जाएगा तो जो पेन होता है ना वो रेडिएट करके शोल्डर ये समय जाने लगता है। तो ये किसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्यूट कोलिसिस्टेसिस का, ठीक है। लेकिन अगर ब्लॉक कर देगा यूरेटर को, किधर, जब ये क्रॉस करेगा राइट को, तो पेन होगा तो कौन सा, किसको मिमिक करेगा, मतलब किसके तरह बिहेव करेगा, तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस को, ठीक है। राइट तरफ ही अपेंडिक्स होते हैं तो कहाँ पर चला जाएगा, यूरेटर पे चला जाएगा और वहाँ पे ब्लॉक कर देगा। तो वहाँ पे जो पेन होगा ऐसा लगेगा कि जहाँ पर अपेंडिक्स का पेन होता है वहाँ पर ही हो रहा है, तो उसके जैसा करेगा क्या। अब फिर से याद कीजिए, अगर राइट यूरेथ्रल पेल्विक जंक्शन, अगर जंक्शन पे वो अगर ब्लॉक किया तो एक्यूट कोलिसिस्टेसिस के जैसा वो क्या करेगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा। लेकिन अगर ब्लॉक कर देगा यूरेटर जहाँ पे वो क्रॉस करता है राइट को, तो उसको किसकी तरह करेगा, तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस की तरह करेगा। अगर वो ब्लॉक कर देगा लेफ्ट पेल्विक ब्रीम को, तो एक्यूट डायवर्टिकुलरिस राइट की तरफ, तो अपेंडिसाइटिस लेफ्ट की तरफ, तो एक्यूट डायवर्टिकुलरिस। अगर एस्टोन कहाँ पार करेगा, यूरेटर और यूरेथ्रल वेसिकल जंक्शन को क्रॉस करेगा, तो उस समय किसको वो, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस या सिम्टम किसके जैसे रहेंगे, तो यूरिनरी अर्जेंसी या फ्रीक्वेंसी की तरह रहेंगे। अगर वो प्रॉक्सिमल इन्फेक्शन के कारण अगर स्टोन क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की तरह वो क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो हेलिकल सीटी स्कैन है विदाउट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के साथ नहीं, सिर्फ हेलिकल सीटी स्कैन, जिसको सीटी स्टोनोग्राम भी कहते हैं। ये क्या है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये सबसे अच्छा होता है डायग्नोसिस करने के लिए। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो रिकमेंडेड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन। तो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है, ऐसे तो पता है हमें कि इसको पीएच से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका रिलेशन किससे है, कैल्शियम से। तो हायर यूरिन कैल्शियम, अगर यूरिन में क्या हो, कैल्शियम ज़्यादा हो, तो ऑक्जेलेट भी ज़्यादा होगा यूरिन में, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन सिट्रेट क्या होगा, कम होगा, मतलब कैल्शियम ज़्यादा होगा यूरिन में तो ऑक्जेलेट भी यूरिन में ज़्यादा होगा, लेकिन सिट्रेट कम होगा। तो डाइटरी कैल्शियम रिस्ट्रिक्शन इज़ नॉट बेनिफिशियल, मतलब कि अगर डाइटरी कैल्शियम को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो कोई बेनिफिशियल नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो थियाजीड डायरेटिक, मतलब थियाजीड डायरेटिक दिया जाता है, जिससे क्या हो जाए, कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब कैल्शियम ऑक्जेलेट को बैलेंस करने के लिए हम क्या देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट को बैलेंस करने के लिए हम थियाजीड डायरेटिक देते हैं, जो कैल्शियम के एक्सक्रीशन को कम कर देता है विथ डाइटरी सोडियम रिस्ट्रिक्शन। इसके साथ क्या किया जाता है, सोडियम का रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है, मतलब हमारे डाइट में सोडियम कम लिया जाता है, ठीक है। सिट्रेट, सिट्रेट हायर लेवल ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड रिच इन अल्कली, मतलब सिट्रेट में क्या होता है, ये सॉल्यूबल होता है पीएच में, पहले ही पढ़ लिए है। तो इसमें क्या करना है, अल्कली मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा लेना है, जिसके कारण यूरिन में सिट्रेट ज़्यादा एक्सक्रीट हो, ठीक है। यूरिक एसिड से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कह रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, ये तो हमने पढ़ा था, जब पीएच क्या हो जाएगा 6.5 के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हायर द रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हायर यूरिन कैल्शियम, मतलब अगर यूरिन कैल्शियम का फॉर्मेशन, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन का हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा यूरिन में तो क्या होगा, इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, सिट्रेट यूरिन में कम होगा, ठीक है। तो इसका कैल्शियम फॉस्फेट तो हम क्या पे डिपेंड करता था, तो पीएच पे, अगर पीएच क्या होगा ग्रेटर देन 6.5 होगा तो होगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो एसिडोसिस और प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म पे। तो हम इसमें क्या देते हैं, तो इसमें भी क्या दिया जाता है, थियाजीड डायरेटिक दिया जाता है विथ सोडियम रिस्ट्रिक्शन, जिससे कि क्या हो, कैल्शियम का ये एक्सक्रीशन कम हो जाए, ठीक है। अब यूरिक एसिड का तो हमें पता था कि पीएच क्या हो जाएगा 5.5 से ये बराबर या उससे कम हो तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी पीएच बढ़ाएंगे तो ये यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन कम होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्कलाइन यूरिन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है। रिड्यूसिंग द इंटेक ऑफ फूड, दैट और सब फूड कम खाना चाहिए जो एसिड प्रोड्यूस करे। हमें सप्लीमेंट में बाइकार्बोनेट या साइट्रेट साल्ट लेना चाहिए। ठीक है। अब सिस्टीन का जैसे कि हमें पता है कि ये सिस्टीन क्या होता है, डाइट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। सिस्टीन का फॉर्मेशन पीएच से भी लेना देना नहीं होता है क्योंकि वो सॉल्युबल होता है पीएच में। तो इसमें हम क्या देते हैं, थियोप्रोनिन देते हैं जिससे कि ये इसका थोड़ा सही हो जाए एडवर्स प्रोफाइल। और क्या देते हैं, पेनिसिलामाइन देते हैं और अल्कलाइजिंग एजेंट देंगे जिससे कि ये क्या करता है, पीएच बढ़ा देता है जिससे ये ज़्यादा सॉल्युबल हो जाए। ठीक है। अब एस्ट्रिवाइट स्टोन ये क्या है, ये इन्फेक्शन के कारण होता है। तो इन्फेक्शन के कारण होता है तो इसको क्या करेंगे, इस इन्फेक्शन के कारण होगा तो इन्फेक्शन स्टोन और ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जैसे कि प्रोटियस मिराबिलिस, केबलेसिला न्यूमोनिया एंड प्रोविडेंसिया स्पेसीज क्या होता है, ये सब क्या करेगा, यूरिएज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। जिसके कारण ये स्टोन सही होता है, स्टैगहॉर्न कैलिकुलाई बनता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कंप्लीट रिमूवल करेंगे, मतलब जो इस एस्ट्रोवाइट स्टोन है ना उसका क्या करेंगे, कंप्लीट रिमूवल करेंगे। कैसे, यूरोलॉजिस्ट के द्वारा। और यूरिएज जो फॉर्मेशन होता है जिसके कारण ये स्टोन ज़्यादा हो रहा है उसको इनहिबिटर के लिए क्या लेंगे, एसिटो हाइड्रोक्सिमिक एसिड लेंगे। ठीक है। अब प्रिवेंशन क्या किया जाता है, प्रिवेंशन से क्या होता है, तो पेशेंट का लाइफ टाइम ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए 24 घंटे रिपीट किया जाता है, 24 आवर्स यूरिन करेक्शन और फिर से वो इमेजिंग ये सब किया जाता है। ठीक है। इसी के साथ ये पीपीटी ख़त्म होती है। धन्यवाद। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।